Hello and welcome to NIPVD Blind Football League presents Beyond Sight podcast। और आज इस पहले एपिसोड में मेरे साथ हैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ दिस लीग शिवम सिंह नेगी। हाय शिवम। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसा चल रहा है सब? और ये लीग जो आपने बिल्कुल माहौल एकदम मज़ेदार हो रखा है, सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बड़े भी हैं, स्टूडेंट्स हैं सारे। और जितने भी सब स्टूडेंट हैं इस लीग में, बहुत अच्छा लग रहा है। और कल ऑक्शन हुआ, ऑक्शन भी बहुत अच्छा रहा और काफ़ी टीम्स ने अच्छे से बिड की। वो देख के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हमने कुछ नया करने की कोशिश की और हो रहा है, बढ़िया चल रहा है। अभी देखते हैं टूर्नामेंट कैसे जाएगा। उम्मीद है कि बहुत अच्छा जाने वाला है पिछली बार से, और आगे हम और अच्छा भी करेंगे। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आप मतलब जनरली खेलते हैं, सब आपको खेलते हुए देखते हैं, इधर उधर गोल्स मारते हुए, कि शिवम किक कर रहा है, इधर उधर खेल रहा है। इस बार आप बिल्कुल ये किस लाइन में आ गए आप, नए रोल में एकदम? अभी भी मैं जब ग्राउंड में आया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे जो बहुत जूनियर है, अभी 4th-5th क्लास के, आप कौन सी टीम में हो? तो मैंने बताया कि मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो वो मतलब कि थोड़ा हैरान थे, क्यों नहीं? तो एज अ सीनियर प्लेयर मैं अगर मैं ही खेलूँगा तो बाकियों को मौका कैसे मिलेगा? और ये जो हम लीग करा रहे हैं इसका मोटिव ये है कि नए आए, ताकि जब आज कोई 7-8 साल का बच्चा खेलना शुरू करेगा तो 20 साल के वो मेडल लेके आएगा इंडिया के लिए, कन्फर्म है। बहुत ये नहीं, ये तो बहुत अच्छी अप्रोच है और मुझे लगता है कि ये सक्सेस भी करेगा। तो थोड़ा बताइए हमें इस सीज़न के बारे में, पिछले सीज़न से क्या अलग होने वाला है इस सीज़न में? पिछले सीजन में हमने बस इतना किया था कि मैचेस खेले, नॉर्मली मैचेस कराए और ख़त्म। पर इस बार हम पूरे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, प्री मैच प्रेजेंटेशन, लाइक एक जैसे आपने देखा होगा IPL, WPL, ISL देखा होगा फुटबॉल में। मतलब पूरा एकदम फॉर्मल वे जो होता है, प्रोफेशनल वे, प्रोफेशनल एक तरह से कि उस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ताकि लोगों को मज़ा आए। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और साथ में आपको क्या टेक अवेज हैं आपके, मतलब पिछले सीज़न से आप क्या कहना चाहेंगे कि पिछला सीज़न कैसा रहा और उससे आपने क्या सीखा और क्या लिया कि इस सीज़न में हम वो नहीं करना चाहते या ऐसा ही करना चाहते हैं? पिछला सीजन तो बहुत अच्छा रहा था। पिछली बार क्या था कि जैसे कोई टीम मैचेस ऐसे रहते कि बहुत गोल्स लग रहे थे। पिछले बार हम पे गोलकीपर भी कम थे, मोस्टली लो विजन ही थे। अभी हमने नए लेके आए, हमारा मेन ये था कि नए प्लेयर्स लेके आने, कंपटीशन बढ़ाना है। तो इस बार कंपटीशन बढ़ा है और इस बार आपको मैचेस और टाइट देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो नए नए स्टूडेंट्स आए हैं वो बहुत तगड़े आ रहे हैं नीचे से, तो आपको देखने को मिलेगा। वो मेन हमारे थे कंपटीशन बढ़े और वो बढ़ रहा है। इस बार हम पे 70 लोगों ने कहा था कि हम खेलना चाहते हैं, तो उनमें से Wow, that's a अराउंड good 32-33 को ही number. मौका मिल रहा है। और बाकी हम एक जूनियर्स का मैच कराएंगे, जो 10 साल से कम एज के बच्चे हैं, उनका भी एक मैच होगा। तो एग्जीबिशन मैच सब टूर्नामेंट से पहले उससे हम इस बार शुरुआत करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि वो छूट जाए, उन्हें मौका मिले अपने टैलेंट दिखाने का। दैट्स अ वेरी गुड नंबर आई थिंक। और एक चीज़ है कि मैंने देखा है कि मतलब आपको इससे पहले सबने खेलते हुए देखा है, और ये पिछली बार भी आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, बट इस बार आप कंप्लीटली ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। तो ये कैसे, ये रोल मतलब कैसा लग रहा है आपको? कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही हो? कैसा एक्सपीरियंस है ये? डिफिकल्ट तो कुछ नहीं, मज़ा आ रहा है। बाकी पिछली बार ये था कि मैं खेल भी रहा था और दोनों रोल देखने पड़ रहे थे। गेस्ट आ रहे हैं, उन्हें रिसीव करने जा रहा हूँ, उसमें मेरा मैच भी है। तो वो सब चीज़ें अगर एक चीज़ बुक करूँगा तो ज़्यादा अच्छे से मुझे लगता है कर पाऊँगा। तो मैं इसी में हूँ, ताकि क्योंकि मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट खेले हैं, होते हुए देखे हैं, तो मुझे पता है कैसे चीज़ें हैंडल करनी है। तो मैंने सोचा कि यही मैं करता हूँ। ओके ओके, ये तो मतलब काफ़ी अच्छा रोल है वैसे आपका, आपने पूरा ऑर्गेनाइजिंग आप संभाल रहे हो। और मुझे, क्योंकि काफ़ी लोगों को मुझे लगता है ये पता नहीं होगा, ये लीग भले ही स्टार्ट हो चुकी है, एक सीज़न भी हो चुका है, बट इस लीग के पीछे का आइडिया किसका, मतलब ये थॉट प्रोसेस क्या, कैसे आया दिमाग में और कैसे चीज़ें शुरू हुई, फिर पूरा वो एक बार प्रोसेस आप हमें बताएंगे थोड़ा? ये आइडिया किसी एक इंसान का नहीं है। ये मतलब आइडिया तब है जब, कलेक्टिव आइडिया? हाँ, बहुत पहले से हम यहाँ पे टूर्नामेंट खेलते रहते थे, मतलब फ्रेंडली ऐसे ही 4 टीमें बनाई, मैच खेले। तो अभी क्या हुआ कि उसमें बस ये था कि हम खुद ही सब पैसे, जैसे एंट्री फीस देते थे 10-10 रुपये सबसे, और कराते थे। जो जीतता आता था उनमें बांट देते थे। पर अभी हमने बाहर से फंड रेज करना शुरू किया, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और जिनको हम जानते हैं सबसे। तो हमने ये सोचा कि जब कया कराते थे, तो हम एक बार जब वहाँ थे नेशनल कैंप में कोची में 2022 में एशियन चैम्पियनशिप खेल रहे थे, उससे पहले
जब चैम्पियनशिप शुरू नहीं हुई थी, पहले हमने सोचा था कि यार टूर्नामेंट एक कराना है, लीग करानी है अपनी एनआईपीडी में अच्छे लेवल पे करानी है। तो पहले तो हम ये सोच रहे सब कि यार अरे अभी तो हम ऐसी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं। ये सर। पर दिसंबर में जब नवंबर के एंड में हम वापस आए कोची से एशियन चैम्पियनशिप खेल के, और इंडिया ने काफ़ी अच्छा खेला था वहाँ पे। फिर वापस आके हम सोचे चलो तो करते हैं। फिर भी मन में ये था कि यार पूरा होगा कि नहीं होगा, यही चल रहा है कि बस कराएंगे कितना आसान मतलब होगा, आपके कितना डाउट्स थे काफ़ी। हाँ। फिर धीरे धीरे जाके जब हमने वीडियोस वगैरह बनाई, सोशल मीडिया पे डाला कि भाई हम ऐसा टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो एक दिन मैं ये था कि यार स्पॉन्सर तो हमें मिलेंगे नहीं, फिर कैसे कराएंगे। मैंने अपने कोच सर को काफ़ी तरह नरेश सिंह को, सर कि कुछ नहीं हो रहा है, तो सर ने कहा था कि कोई बात नहीं, चिंता करो, नहीं होगा तो कहीं ना कहीं देख लेंगे, कुछ तो हो ही जाएगा। तो मैं दिल्ली में था, हमने टूर्नामेंट शुरू किया था 18 तारीख से, और मुझे 12-13 तारीख को फ़ोन आता है रात को। विजय प्रताप सिंह एडविन थ्रिल के फाउंडर है, एडविन थ्रिल ट्रैक कंपनी है वो इस बार भी स्पॉन्सर है, हाँ राइट? हाँ। पिछली बार भी सभी ट्रॉफीज़, मेडल, सब मोमेंटोज उन्होंने अरेंज कराए थे, और इस बार भी हमारे स्पॉन्सर हैं। वो हमारे साथ काफ़ी पहले जुड़े हुए हैं, हमने उनके इवेंट में रनिंग भी की है, वो बहुत सारे इवेंट कराते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि तुम कराओ, हम हेल्प करेंगे जो चाहिए होगा। तो उन्होंने कहा तुम लिस्ट भेजो, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उसी टाइम तुरंत लिस्ट बनाई, भेजी उन्हें, उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा। तो हम फिर मैं खुश हो गया, फिर कोई चिंता नहीं रही, और फिर हम पे फंड भी आ गया, हमारी फैमिली से, फ्रेंड्स ने, सबने दिया, तो हो गया, और हमने टूर्नामेंट अच्छे से कराया हुआ। दैट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट, और आप उसमें रनर अप कैप्टन रहे थे। तो मतलब आपकी क्या जर्नी के बारे में, आप उस टूर्नामेंट की प्लेइंग जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस टूर्नामेंट में ये था कि कहीं ना कहीं अगर टीम देखी जाए तो पेपर में मेरी टीम सबसे मजबूत थी उस टूर्नामेंट में कहा जाए तो। और पहले के मैचेस में लग भी रहा था कि हाँ बहुत बढ़िया मैच चल रहा है। हालांकि पहला मैच हम हार गए थे, पर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, पर मैच ये ऐसा था कि थोड़ा डिफेंस में कुछ गलतियाँ रही थी, हमने सुधारा उन्हें बीच में। फिर लास्ट में दोबारा यही हुआ कि फाइनल मैच में हम 2-0 आगे चल रहे थे, और अचानक से 4-2 से पीछे हो गए और मैच हार गए। तो वो साहिल ने बहुत अच्छा खेला था उस टूर्नामेंट में, और मैंने सबसे ज़्यादा गोल मारे उस टूर्नामेंट में। कोई मैच हमारे लिए बहुत अच्छे रहे थे, और कोई एवरेज रहे थे, ख़राब कोई मैच नहीं रहा हमारा उस टूर्नामेंट में, भले हम हारे हैं या जीते हैं। ओके, तो ये तो हो गई उस टूर्नामेंट की बात। अब थोड़ा इस टूर्नामेंट पे आते हैं। अभी कल ऑक्शन हुआ, और क्या तो बढ़िया ऑक्शन हुआ, मैं तो हैरान रह गया, इतनी हाई स्टेक्स पे गए प्लेयर्स। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑक्शन से? मेन तो ऑक्शन का मोटिव ये था कि ताकि पता चले कि जब टीम बनती है तो क्या क्या कठिनाइयाँ आती है। ये नहीं कि सिर्फ उन्हें टीम छाट दी और बन गई टीम। हाँ, मतलब कैप्टन के लिए पहला चैलेंज था हाँ, टूर्नामेंट पहले से पहले चैलेंज तो से ये था कि भाई तुम दिमाग लगाओ पहले कि कॉइन्स कैसे मैनेज करोगे अपने। 700 कॉइन्स हैं और उनमें प्लेयर लेने हैं। एक बार तो हमें बिडिंग कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि इतना स्टेक हाई जा ही नहीं सकता, अगर जाता तो देवराज टीम ही नहीं की बन जो पाती। bidding थी। देवराज की बिडिंग थी सबसे हाई गई है इस टूर्नामेंट में। पहले वो 325 कॉइन्स तक पहुंच गई थी, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस तक जितना था। पर वो हो नहीं सकता था क्योंकि अगर वो हो जाता तो फिर टीम ही नहीं बन पाती पूरी जिस टीम में वो जाने वाले थे। फिर वो बिड कैंसिल हुई और फिर दोबारा से चालू हुई, और बाद में वो टूर्नामेंट वो बिड जीते ये आकाश, जबकि पहले तुषार उसकी रेस में थे। पर बाद में तुषार ने सोचा कि नहीं यार कॉइन्स बहुत ज़्यादा यूज हो जाएंगे, और तुषार ने अपने पूरे कॉइन्स यूज किए एंड में फिर, और अगर उन्हें ले लेते तो फिर शायद वो उनके भी प्लेयर कम पड़ जाते। हाँ, और तुषार ने मुझे लगता है कि सबसे तुषार अच्छे ने- से मैनेज किया हाँ, अपने सबसे अच्छे से, क्योंकि उन्होंने एक हेल्प के लिए भी कृष्णकांत को लिया था, कृष्णकांत को लिया था और अपने साथ बिल्कुल उन्हें वर्क किया। कृष्णकांत ने बहुत बिल्कुल अच्छा। अच्छे से ऑप्शन को कंडक्ट करवाया। और आप किस प्लेयर को देख रहे हैं, किस प्लेयर पे नजरें होंगी इस टूर्नामेंट में? कौन आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है? अभी चीज़ें चल रही हैं काफ़ी सारी, कुछ प्लेयर्स भी अभी इधर उधर होने हैं। 13 तारीख तक विंडो ओपन है, टीम अगर कुछ फेरबदल करना चाहती हैं तो, ये पहले टूर्नामेंट है तो हम ये मौका दे रहे हैं। वरना ऐसा होता है कि कोई भी टीम जो नॉर्मली किसी भी टूर्नामेंट में होता है तो 2 मैच के बाद ही कुछ कर सकती है। मिनिमम 2 मैच तो उन्हें खिलाने होंगे, वरना बीच में से किसी प्लेयर को नहीं छोड़ सकते जब तक वो खुद ना जाना चाहे। तो हम मौका दे रहे हैं, अभी देखते हैं। बाकी मुझे लगता है कि इस बार वुमेंस प्लेयर में कुछ देखने को नया मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा। प्लेयर हमारी जो वुमेन्स टीम है वो बहुत अच्छी क्योंकि मैं देख रहा हूँ गर्ल्स बहुत सारी आ रही है खेलने के लिए। जूनियर में भी जितने मैंने कहा था कि हम एक मैच कराएंगे,
अभी मेरे पास 14-15 नाम ऐसे हैं जो हमने ऑप्शन में नहीं रखे, जिन्हें हमने रखा था जूनियर के मैच के लिए। उनमें से 11-12 लड़कियां हैं, तो वेरी गुड फ्यूचर नंबर है। अच्छा है। और वो छोटे छोटे बच्चे हैं 8-9 साल के। तो कुछ प्लेयर्स, वैसे सभी प्लेयर्स अच्छे हैं, बट फिर भी आपके कोई फेवरेट टॉप 3 या टॉप 5 ऐसे लिस्ट आपकी हो? ऐसे मैं बताना नहीं चाहूँगा, हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर्स भी है, नेशनल भी है, न्यू कमर्स भी है, तो मैं इंटरनेशनल की बात नहीं करूँगा। बाकी मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में कुछ न्यू कमर्स हैं, वो उभर के आने वाले हैं। ओके, न्यू कमर्स आपके लिए एक मोटिवेशन भी है। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आपसे होप लगा रहे हैं, तो फिर आपको अच्छा करना ही होगा। तो शिवम, अब थोड़ा बात कर लेते हैं सपोर्ट की। आपने पहले भी बताया कि सपोर्ट रहा कोच सर का, और जो आपकी टीम थी उसके बारे में बताइए थोड़ा कि टीम क्या थी और कैसा सपोर्ट रहा, एग्जीक्यूशन कैसा रहा, सपोर्ट मतलब थ्रू आउट द टूर्नामेंट कैसा रहा? पिछली बार क्या होता कि हमने सर ने हमें बताया था क्या करना है, और वॉल्टियर तो सब भी सर ने ही चूज़ किए थे, सर बता रहे थे क्या करना है, पर वही था कि हमने उस टूर्नामेंट को सीखा, और इस बार हमने एक फॉर्म लॉन्च किया कि भाई बताओ कौन क्या करना चाहता था। हमने उस फॉर्म में सबने बताया कोई वॉल्टियर बनना चाहता है, कौन प्लेयर बनना चाहता है, कौन गोल गाइड बनना चाहता है, तो जिसमें जिसका इंटरेस्ट था उससे इस बार ऐसा। और पिछली बार हमारी टीम में वॉलंटियर्स के हेड थे अविरल, इस बार भी वही हमने उन्हें बनाया, उन्होंने फॉर्म भरा था और उन्होंने अपनी टीम चूज़ कर ली है। पिछली बार हमने करीब 10 वॉलंटियर्स थे, इस बार भी 9-10 वॉलंटियर, और छोटे छोटे बच्चे भी जो लो विजन है, उन्हें पता है वो ब्लाइंड फुटबॉल नहीं खेल सकते, तो वो वॉलंटियर्स के लिए आए हैं 4th-5th क्लास के। इस बार तो मतलब मुझे लगता है इतनी एप्लीकेशन आ गई, कई हमें रिजेक्ट करनी सॉर्ट आउट करनी पड़ी, रिजेक्ट करनी पड़ी कि भाई हमारे पास ऑलरेडी जगह फुलफिल हो चुकी है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है आई थिंक। और अभी भी सब पूछ रहे हैं कि मुझे टीम में मेरी टीम में नहीं है तो क्या हो सकता है आगे। मैंने सबको बताया है कि अभी 3 दिन रुकिए, पता चलेगा, कई लोग इधर उधर होंगे, और नहीं तो जूनियर टीम में तो खेल सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिवम, ये तो हो गई लीग की बात, थोड़ा आपके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। तो आपकी थोड़ा पर्सनल लाइफ में मैं जानना चाहूँगा। तो आप मतलब, क्योंकि हर एक प्लेयर आप इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जाते रहते हैं, तो आपने किस मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में क्या सीखा है, क्या देखा है, किस तरीके से वो चीज़ों को हैंडल करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं? मैंने कई कंट्रीज में खेला है। मैंने मेक्सिको में वर्ल्ड नंबर 1, नंबर 2 ब्राज़ील, अर्जेंटीना के साथ खेल कर देखा है। तो मैंने तो ये सीखा है कि भाई अपोनेंट को अपने पे कभी हावी मत होने दो। अगर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हम रोकेंगे वो अटैक करते रहेंगे, पर ये होता है कि तुम हथौड़ा दीवार पे 10 बार मारोगे तो टूटनी तो है ही, चाहे कितनी मजबूत क्यों ना हो। इससे अच्छा है कि तुम भी मारो, सामने से बराबर पड़ेंगे तो दोनों तरफ से टूटेगा जो टूटेगा। तो मैंने ये सीखा है कि सिर्फ रोकने से कोई फायदा नहीं है, अटैक ही गेम है। तो इस बार देखते हैं क्या होता है। मेरे साथ कई इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो मेरे साथ के हैं और इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, कैप्टन हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं, देखते हैं। बाकी यही सीखा है मैंने कि काम रहना बहुत ज़रूरी है, गुस्से में रह के मैच नहीं जीता सकता कभी, फुटबॉल में खास है, क्योंकि अकेले का गेम नहीं है, और स्ट्रेटेजी अच्छी वही बना पाएगा जो काम रहेगा। तो मैंने ये चीज़ काफ़ी आपने नोटिस की कि आप, हाँ, कामनेस की, जैसे आपने बात की, आप काफ़ी काम और कंपोज रहते हैं। हाँ बिल्कुल, ग्राउंड में गुस्सा होता हूँ कई बार। मैं बहुत वही सारी मैं ऐसी उसी पे आ रहा था। ऐसी बातें बोलता हूँ जो नहीं बोलनी चाहिए, पर फिर भी मैं part of the game, I इसलिए बोलता हूँ कि ताकि उन्हें लगे कि हाँ, ऐसा भी ना हो कि यार कैप्टन तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, उन पर कोई फर्क ही ना पड़े, ताकि उन्हें प्लेयर्स को लगे हाँ कि हाँ हमें करना है, उन्हें मोटिवेशन ही मिलता रहे, ताकि वो मैं उन्हें पुश करूँ। पर जैसे मुझे स्ट्रेटजी बनाना है तो मैं शांत रहता हूँ, कई बार होता है, कई चीज़ें होती हैं, पर मैं तुरंत शांत हो जाता हूँ कुछ बोल के, तो वही ध्यान देनी पड़ती चीज़ें। और ये तो ग्राउंड की बात हो गई, आउट ऑफ द ग्राउंड भी कभी आपको मतलब हार्ड टाइम रहा है ऐसा कुछ कि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हो चीज़ों को लेके, या आपने कभी ज़्यादा सोच लिया हो, या कोई डिफ़िकल्टीज आपको रही है? किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ के बारे आई में? मीन चाहे वो मेंटल इश्यूज हो सकते हैं कि मतलब कई बार आपको लगा हो कि मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूँ, या आपके हाँ हाँ, ऊपर कोई बिल्कुल प्रेशर हो, बिल्कुल, हुआ है ऐसा अभी आपको कभी फील हुआ है? हाँ हुआ है। तब भी मैंने ये सोचा था कि अभी लास्ट टाइम कोची में थे कैंप में, एशियन पैरा एशियन गेम्स के कैंप में, तो तब भी एक टाइम ऐसा आया था कि उसमें मेरे से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, पूरे उसमें सेशंस में सब खराब जा रहे थे, ना कोई गोल स्कोर हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, जो सेशन ड्रिल करने को मिल रही थी सब खराब हो रही थी। तो एक बार तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं खेल रहा हूँ अभी, तो सबने बोला खेलो खेलो, तो मैंने
सोचा कि यार अभी मैं शांत रहता हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो हो सकता था कि कुछ गलत डिसीजन ले लूँ, तो मैं शांत रहा और उस टाइम मैं खेला नहीं, थोड़ा शांत रहा। अपने तो आप पे काम किया। हाँ, मैं शांत ही रहा, सबको देख रहा था खेलते हुए। और फिर बाद में जब खेला तो मैंने कहा मैं लास्ट में रहूँगा बस खड़ा। मैं गेम ही एनालाइज कर रहा था, खेला उसमें ज़्यादा नहीं, बस जब मुझे लगा था हाँ मुझे जाना चाहिए तो मैं बॉल पे अप्रोच कर रहा था, बाकी तो शांत था। इस तरह मैंने इस सिचुएशन को भी निकाल दिया। वेरी गुड। और आपको किस कंट्री में जाके सबसे बढ़िया मज़ा आया कि मतलब वाह ये कंट्री घूम के, या ये कंट्री और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मैं, कौन सबसे सी ज़्यादा कंट्री? मज़ा तो मेरे को चेन्नई जाके आया, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट था तो फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा होंगी, तो अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा कि इतना बड़ा कैंपस, उसमें सब प्लेयर्स, इतने सारे एथलीट्स और अलग अलग गेम के बहुत सारे मेडलिस्ट से मिले, और इंटरनेशनल थे, वो बहुत टाइम से खेल रहे थे। ऐसे लोगों से मिलकर अच्छा लगता है। तो मुझे सबसे अच्छा चाइना में लगा, क्योंकि जिस तरह वहाँ पे जैसे फुटबॉल के लिए भी सपोर्ट था, ब्लाइंड फुटबॉल के लिए हमारे मैच देखने हज़ारों लोग आते थे, स्टेडियम फुल। जैसे हम ISL वगैरह के मैच में जाते थे देखने, जैसा शोर वहाँ पे होता था, प्रेशर फील हुआ आपको? वैसा ही शोर। प्रेशर नहीं, हम हमारे तो पहली बार इतना शोर था, हमें तो मज़ा आ रहा था। ओके, मतलब आप और फ्रीली खेल पा रहे थे। हाँ, मज़ा आ रहा था, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाना चाहते थे। ओके, बट आपको तो आई ABG में इंजरी भी हो गई हाँ, थी। इंजरी हो गई थी चाइना के साथ ही पहले मैच में। वो मैच में बहुत अच्छा चल रहा था मेरा, मुझे उम्मीद थी कि शायद मैं गोल मार सकता हूँ। चाइनीज़ प्लेयर जो जिनकी बॉल कंट्रोल दुनिया में सबसे अच्छा है, उन्हें मैंने कम से कम 2-3 मिनट अपने पीछे भगाया चारों तरफ, तो वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और एक दो ट्राई भी किए पूरे मैच में, जो कि इंडिया टीम से किसी ने नहीं किया था उस चाइना के खिलाफ ट्राई। तो कम से कम शॉर्ट लीग उन्हें दिया चांस कि हाँ भाई कीपर काम करो, थोड़ा रोको, तो अच्छा लगा। बाकी इंजरी हो गई तो आगे टूर्नामेंट में मैं खेल नहीं पाया पूरे टूर्नामेंट में, वरना उम्मीद थी कि अच्छा खेल सकता हूँ। वेल, वी विश यू द बेस्ट लक फॉर द फ्यूचर। और फ्यूचर से ज़्यादा मैं जानना चाहूँगा कि आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है, मतलब लॉन्ग टर्म में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि इंडिया अगले कई सालों में, मुझे लगता है कुछ कई सालों बाद मेडल तो ले आएगा, और मैं चाहता हूँ मैं उस टीम में जरूर रहूँ मेडल लाने वाली टीम में, कुछ काम जरूर करूँ मेडल लाने के लिए। और अभी जो नए आ रहे हैं, न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं, मुझे लगता है अगर हम नहीं तो ये तो पक्का मेडल लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि ये हमसे अच्छे निकलेंगे। और जब ये हमें काट देंगे तो यही टीम में आएंगे फिर तो, और बाकी हम इनके लिए काम करेंगे। ओके, दैट्स गुड। और एक और मेरा क्वेश्चन था, मुझे जानना था कि आप, क्योंकि आप फुटबॉल तो खेल ही रहे हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं कि करियर में, मतलब कि मेरे एजुकेशन और फुटबॉल बीच में साथ में हो गया हूँ, क्योंकि 11th क्लास में जब मैं इंटरनेशनल खेला था तो उस टाइम नवंबर का टाइम था, तो उस टाइम तो एग्ज़ाम में सब कुछ था नहीं प्रेशर। और 11th क्लास से तो फिर तो 11th तो सबको पता ही है कितना फ्रीली सब लोग फील करते हैं। हाँ, सब फ्रीली अप्रोच करते हाँ, हैं 11th क्लास फिर में। उसके बाद तो बाद में लॉकडाउन लग गया, तो फिर तो एजुकेट लॉकडाउन में तो सच बताऊँ तो मैंने पढ़ाई की ही नहीं थी, और जितना पढ़ा मैं इतना पढ़ा कि अगर एग्ज़ाम हो जाए तो मैं कर सकता हूँ। बाकी प्री बोर्ड मैंने दिए थे, अच्छे गए थे, और बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे हमारे, तो फिर मैं तो पास हो गया था 6 नंबर से, जितने 10th थे लगभग उतने नंबर से पास हो गया था। उसके बाद तो जैसे कॉलेज था, फिर उसके बाद हुआ कि मेरे एजुकेशन बीच में आ गई, मतलब कि एग्ज़ाम्स मेरे छूट गए। ये डिप्लोमा में कर रहा हूँ, उसके एग्ज़ाम छूट गए जो मेरे को भी देने हैं। तो उसमें ये अच्छा है कि 4 साल के अंदर अंदर आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, 2 साल का कोर्स है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 साल में मैं एग्ज़ाम दे दूँगा अभी। ओके, दैट्स गुड। और मेरा अगला क्वेश्चन था, जैसे हम बात कर रहे थे कि कंट्रीज आप बहुत अलग अलग गए, आपने तो फूड भी बहुत अलग अलग जगह का ट्राई किया होगा, आपको क्या पसंद आया बाहर की कंट्री में? आज से ज़्यादा बाहरी कंट्रीज में इंडिया से अच्छा फूड कहीं का नहीं है। बाहरी कंट्री में अच्छा फूड मिलता ही नहीं, मुझे ऐसा लगता होम है। इज होम, आई थिंक। हो सकता है वहाँ के लोगों के लिए अच्छा होगा, बिल्कुल पर ये ब्रेकफास्ट में डेली कॉर्नफ्लेक्स ऑमलेट हमारे बस का तो नहीं है। और सूखे राइस खाना ये हम नहीं खा सकते, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी और हाँ, मतलब पराठे ये इंडियंस सब का चाहिए तो होता ये है। है कि तेज मसाला मीठा सब कुछ, मतलब तेज, थोड़ा तेज चाहिए होता है, वो लोग तो हाँ बहुत लाइट रखते हैं। हाँ, तो जैसे कि चाइना में थे, वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ थी, अच्छा खाना था वहाँ पे कुल मिला के, पर फिर भी रोटी ये सब तो मिस करते हैं, वो ना मिले तो फिर खाना अच्छा नहीं लगता। ओके, सबसे अजीब बात वो लगती है जैसे रोटी बनाते हैं बाहर, हमारी रोटी बनती है गोल एकदम, वहाँ तुम कितनी भी अच्छी जगह चले जाओ वो कोई वही नहीं होना, बस बना के दे देनी है, चाहे जैसी भी हो। और वहाँ की रोटी जो भी हो, हमें आदत है सॉफ्ट रोटी खाने की अच्छी, तो इस तरह से तो होता
मिलता नहीं कहीं बाहर कहीं भी। इंडिया, हाँ वहाँ भी इंडियन खाना ढूंढते हैं। ओके, तो आपको और बाहर के कल्चर में, यहाँ के कल्चर से बाहर के कल्चर में तो बहुत डिफरेंस होता है। वहाँ लोग लाइफ को इन जनरल कैसे अप्रोच करते हैं, आपने क्या नोटिस किया? अब बात यह है कि हम जाते हैं टूर पे तो इतना बाहर घूमना हो नहीं पाता, तो मैं कल्चर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा कि हमें जितना पता है यहाँ पे उतना ही हमें वहाँ पता होता है, क्योंकि हम ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते टीम पे छोड़ के। और फ्री अगर हम कहीं अकेले रह रहे होते तो हमें पता नहीं चलता कि जब हम ग्रुप में रहते तो हम अपना कल्चर एंजॉय करते हैं, तो ये तो उनका तो फिर हम फील कर ही नहीं पाते। ये तो और बाकी मुझे ये पूछना था कि आप जैसे मतलब बाहर गए, बाहर आपने देखा चीज़ों को, एक्सपीरियंस किया और खेला भी, तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है इंडिया और बाहर की कंट्रीज़ में? और आप क्या ऐसी कुछ चीज़ें आपने नोटिस की जो आप चाहेंगे कि यहाँ पे भी ऐसी फैसिलिटीज़ हों इंडिया में हमारे लिए, या कुछ चीज़ें ऐसी जो आप चाहेंगे कि इंडिया की चीज़ें वहाँ हों? सबसे बड़ी बात यह है कि फैसिलिटीज़ तभी आती है जो जब चीज़ पॉपुलर होगी। अब हम बोलते हैं इंडिया में क्रिकेट क्रिकेट, अब इसीलिए क्रिकेटर्स को इतना पैसा मिल रहा है कि हम लोग देखने जाते हैं, टिकट खरीदते हैं महंगे महंगे, ये तो तो ऑब्वियस है। तभी तो उन्हें रेवेन्यू आता है। अगर नहीं देखेंगे, कोई देखेगा ही नहीं, तो फिर ना उन्हें एड्स मिलेंगे ना रेवेन्यू। एक टिकट्स आएगा तो वो भी नहीं कमाएंगे, तो हमारा वही है, हमें ज़्यादा लोग देखते नहीं अभी, तो हमें रेवेन्यू आता नहीं है। तो फैसिलिटीज़ ये कि ये तो हमारी सरकार में बहुत पैसा हो तो तुम्हें मिलेंगी, चाहे फिर तुम उसमें कैसे भी हो, फैसिलिटीज़ में पूरी मिलेंगी। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है, ये अरेबिक कंट्रीज में बहुत सारी जगह है, वहाँ फुटबॉल के अच्छे अच्छे ग्राउंड होंगे, चाहे उनकी हाँ, टीम और कैसी भी हो, पर उनकी टीम अच्छी है, ये बात है। आई थिंक पर इंग्लैंड में भी शायद ये इंग्लैंड होता है में कि तो मतलब जो उनकी फुटबॉल की, ब्लाइंड फुटबॉल की फेडरेशन है, हाँ वो उन्हें वही ग्राउंड अलॉट करती है जो मेन जो हाँ फुटबॉल हाँ, मैं टीम्स बताता खेलती हूँ है। कि वहाँ पे सेंट जॉर्जेस पार्क है जो इंग्लैंड में, वही सेम वेन्यू पे 28 टीम है, 28 तरह की टीम है, जूनियर सीनियर डिसेबल्ड डिसेबल्ड में जितने थे फुटबॉल है उन सब के लिए प्रैक्टिस वेन्यू है वो। वहाँ पे 14-15 ग्राउंड बने हुए हैं, तो वो उनकी जो एक फेडरेशन है वही सबको देखती है। तो मेन ये है कि एक तो ये कि तुम कितना जनहित में काम कर रहे हो, समाज के लिए कितना सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये लोग सोचते हैं इसलिए कर पा रहे हैं। अब हम ये सोच रहे हैं नहीं मैं भी अलग फेडरेशन बना लेता हूँ, मैं भी अलग, क्योंकि हमें तो चलानी ऊपर बैठ के, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। पर अगर एक ही फेडरेशन में सब मर्ज हो जाए, सोचे कि हाँ मिलके काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम हो पाएगा। और इंडिया में ये हर गेम में कि सबकी अलग 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 फेडरेशन बनी हुई है, ऐसा है ही नहीं कि इंक्लूसिव हो गई। हाँ, फिर मैंने ये भी देखा है कि इंडिया में ऐसा होता है कि मतलब जो लोग अपर लेवल पे है, जो मैनेजमेंट में है, वो गेम से कई बार कई लोग होते हैं जो जुड़े नहीं रहते, उन्हें पता ही नहीं होता कि हाँ क्या चल उन्हें रहा पता ही नहीं होता। है, ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है। बट बाहर शायद ऐसा होता है क्या? नहीं तो ऐसे में हम क्या, क्योंकि हम तो उनसे नहीं मिले फेडरेशन और हमें उनकी हिस्ट्री नहीं पता। या पर यह है कि जितने हम वहाँ के लोगों से बात करते हैं, जितना जानते हैं, इतना कि वहाँ चाहे जो भी हो, जो वहाँ काम करते हैं मैनेजमेंट में, चाहे वो स्पोर्ट्स सेक्टर में कहीं भी हो, तो वो लोग सोच से काम करते हैं। अभी मान लो मैं कंप्लेन करूँ कि भाई यहाँ फुटपाथ टूटे हुए हैं, मैं अकेला करूँगा, हाँ, तो मुझे क्या रिप्लाई मिलेगा कि तुम अकेले को प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हो और रही है, ठीक है, हम कुछ नहीं वहाँ कर पे करोगे तो यूरोपियन कंट्रीज में खासकर, तो बोलेंगे ठीक है तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, हम ठीक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता एक और तो बाकी को हो रही होगी, अलग बात है नहीं बोलता कोई। सकते। तो वही बात है, कौन कितना सोचता है किस बारे में। तो अगर सही तुम बात है। लोग अच्छा सोचेंगे तो करप्शन नहीं होगा। वो जो भी कि पहले जैसे ब्रिटिश ने हमें गुलाम बनाया था, वो था जो भी था, वो उन्हें गुलाम बनाया था, पर रूल्स तब भी थे, ये बात तो है। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोचते, अपनी कंट्रीज के लिए तो सोचते ही हैं। या हाँ, अपनी या कंट्रीज के भाई लिए तो दूसरे के जो भी, हमारी कंट्री तो अच्छी रहे। हमारी कंट्री अच्छी होती हाँ, है। तो वही बात, इसीलिए वो लोग टॉप पे हैं अभी, इसलिए तो हम थोड़ा इस पॉडकास्ट को थोड़ा पॉलिटिकल ले जा रहे हैं, बट इसलिए टॉप पे हैं। द मैसेज इज़ कि मतलब हमें अप्रोच करना चाहिए, चीज़ों के साथ जुड़े रहना चाहिए, जो हम काम कर रहे हैं उसके साथ हमें जुड़े रहना चाहिए, ग्राउंड लेवल तक हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। तो शिवम, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। जाते जाते मेरा एक और मैं क्वेश्चन, क्या आप, मैं जानना चाहूँगा आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, मतलब कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस इस पॉडकास्ट के बारे में, और साथ में लीग में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं या जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको क्या मैसेज? बहुत अच्छा लगा, इतना बड़ा पॉडकास्ट पहली बार किया है कभी। मेरा भी पहली बार है, और ये एपिसोड बना और ऐसे आते रहेंगे, और भी चीज़ें हम नई नई लाते रहेंगे मैंने रेगुलर। तो आप कभी बैठ के बात की नहीं है कैमरे के सामने, हम्म, पहली बार कर रहा हूँ। और मैसेज ये है कि अच्छा खेलो, ये मत सोचो कि क्या होगा, बाकी अच्छा खेलो, ये ध्यान रखो कि तुम अच्छा कैसे कर सकते हो। अच्छा खेलोगे तो और आगे जाओगे और अच्छे बड़े लेवल में मौके मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच शिवम, थैंक यू फॉर
कमिंग टू द बियॉन्ड साइड पॉडकास्ट। Thank you और very देखते रहिए आप लोग, रेगुलर लीग भी देखते रहिए और बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत एंटरटेनिंग मैचेस होने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार कांटे की टक्कर होने वाली है। और ये थे मेरे साथ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एंड आई एम ऋतिक, जो इस थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपके साथ जुड़े रहूँगा, मैचेस को लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।